नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार को तोहफा, मोकामा मुंगेर खंड को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित मोकामा मुंगेर खंड के निर्माण को हाइब्रिड, आपको बता दें इन्यूटी मोड यानी कि HAM पर मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कुल परियोजना लंबाई 82.4 किलोमीटर है और इसकी लागत जो है वो 4,447.38 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बक्सर से भागलपुर तक कॉरिडोर का एक खंड है। इसका निवेश 4447 करोड़ रुपए होगा। यह दक्षिण बिहार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसमें अगर हम बक्सर से पटना जाते हैं तो पहले से ही एक अच्छा नेटवर्क है और आगे पटना से फतुहा और फतुहा से आगे बेगूसराय तक यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ 6 लेन और कुछ 4 लेन की है ये परियोजना। आज जिस खंड को मंजूरी दी गई है वो मोकामा से मुंगेर तक 82 किलोमीटर और आगे मुंगेर से भागलपुर तक ये जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज़ादी के बाद रेलवे कार्गो लगातार घट रहा था। 27% के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब ये बढ़ने लगा है। अब मॉडल शेयर लगभग 29% तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में स्वीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुल संख्या लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। आप क्षेत्र में देख सकते हैं कि कैसे काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इसके माध्यम से रोजगार पैदा हो रहा है और कैसे ये परियोजनाएं लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। बक्सर से लेके चले अगर हम पटना तक, बक्सर से पटना तक ऑलरेडी अच्छा बेनिफिट्स आप जानते ही हैं। आज की कैबिनेट में 2 बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं हमारे देश। और अब हम बात करेंगे नेपाल, फिर भड़क उठी हिंसा। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने देश की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। मामले में सेना ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में शुरू हुए प्रदर्शन ने देश भर की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। राजधानी काठमांडू समेत पूरे देश में जनरेशन जी की ओर से चलाए गए सरकार विरोधी प्रदर्शन ने देश में तख्ता पलट कर दिया है। सुबह सामान्य होते हालातों के बीच अब कुछ जगहों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर अब हालात जो है वो नियंत्रण में है। हालात सेना ने संभाल लिए हैं। तो सामान्य होते हालात के बीच कुछ जगह हिंसा की खबरें सामने आई। हालात के मद्देनजर कर्फ्यू को नेपाल में 27 दिन बढ़ा दिया गया है। भारत की भी सीमावर्ती चौकियों पे निगरानी बढ़ा दी गई है। सामान्य होते हालात के बीच हिंसा की जो खबरें सामने आई हैं, हालांकि अधिकांश जगह पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और वहां पर हालात जो है सामान्य हो रहे हैं, लेकिन उग्र आंदोलन की छिटपुट घटनाएं अभी भी नेपाल में जारी हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया बैन के बाद नेपाल में उग्र प्रदर्शन शुरू हुए और उग्र प्रदर्शन की आंच जो है वो देश के पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया और नेपाल में सत्ता परिवर्तन तक हो गया और अब नेपाल को सेना ने अपने नियंत्रण में लिया है और कहीं ना कहीं हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन छिटपुट घटनाएं, आज सुबह हालात सामान्य होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन दोपहर के बाद कई जगह से छिटपुट हिंसा की घटनाएं फिर से सामने आई हैं। तो सामान्य होते हालात के बीच फिर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। कुछ क्षेत्रों में हालांकि ये सामने आई हैं। इस दौरान 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालात को देखते हुए जो कर्फ्यू का समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। युवाओं का उग्र आंदोलन अभी भी जारी है।
और अब हम बात करेंगे राहुल का विरोध, बवाल और आक्रोश। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। आपको बता दें कि बुधवार सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट तक रुका रहा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही है जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। राहुल बटोही रिसोर्ट में अपने पहले कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत हैं, वोट चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा इसे रोकना होगा। विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मंच से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माँ की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके माँ है राहुल गांधी का है। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, आज रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं के विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा, उनके काफिलों को रोका गया। विरोध की वजह थी प्रधानमंत्री की मां का जिस तरीके से अपमान किया गया, गाली दी गई, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासा तौर पर मुखर नजर आए। वहीं राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी भी भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। केशवानंद। बिल्कुल मानस, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे। जब उनका काफिला सड़क मार्ग होते हुए जो है रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाने क्षेत्र में के महावीर प्रसाद डिग्री कॉलेज स्कूल के पास पहुंचता है, तब भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका विरोध किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनका जो है विरोध करते हैं। वहीं देखा गया कि जो है NH 6 लखनऊ व प्रयागराज का उससे बैठ करके जो है धरना प्रदर्शन करते हैं और राहुल गांधी का जो काफिला है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सांसद राहुल गांधी पे जमकर हमलावर हुए। तो वहीं रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी भाजपा पर करारा मीडिया से बातचीत करते हुए करारा हमला बोला है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आज रायबरेली राहुल गांधी का दौरा है वो काफी जो है गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला है। राजनीति अगर बात की जाए तो रायबरेली की राजनीति राहुल गांधी के दौरे के बाद काफी गर्म देखने को मिल रही है। जी मानस। हाँ बिल्कुल केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ नारेबाजी की। राहुल गांधी के काफिले के दौरान काफिला जाने के दौरान काफिले को रोका भी गया। सांसद राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मुखर तौर पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रधानमंत्री की मां का अपमान जिस तरीके से बिहार में एक मंच से किया गया, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मुखर तौर पर विरोध करते नजर आए। राहुल गांधी ने भी इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। और अब हम बात करेंगे आजम खां को राहत। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने तक जमानत देने की गुहार लगाई थी, जिसे न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डूंगरपुर केस में MP MLA कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की
सुनाई गई, इस मामले में सज़ा सुनाई गई थी, इसमें जमानत दे दी है, राहत इसमें मिली है। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लगाई गई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की। तो सपा नेता आजम खां को कोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खां को राहत मिली है। डूंगरपुर केस में जमानत मंजूर हुई है। 10 साल की इसमें सजा कोर्ट के द्वारा दी गई थी और इसी मामले में अब जमानत मिली है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, सपा नेता आजम खां को कोर्ट से राहत मिली है डूंगरपुर मामले में, जिसमें 10 साल की सजा इसमें मिली थी। इस मामले में अब आजम खां ने अपील दायर की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खां को राहत मिली है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोज, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है ये एक निर्णय जो था, इसको 12 अगस्त को जो है पूरे दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इसको वहां प्रिजर्व कर लिया था। लेकिन आज वो डिसीजन उन्होंने दिया है और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता आजम खान हैं, उनके एक कह सकते हैं कि उनको राहत दी गई है। और बड़ी राहत ये कह सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको मिली है, जिसमें उनको जो है जमानत याचिका जो उन्होंने दाखिल की थी उसको जो है जमानत वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको दी है। लेकिन इसके बावजूद जो है उनको जो है अभी जेल से रिहाई इसलिए नहीं मिल पाएगी कि अन्य केसेस में उनके ऊपर अभी जो है वो चल रहा है। तो फिलहाल इस वाले केस में जो डूंगरपुर केस है, इस मामले में उनको जो जमानत ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको मंजूर कर दी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो मामला है, इसमें जो सबसे पहले जो FIR हुई थी 2019 में, जो है जो वादी था उसने 3 पक्षों के ऊपर जो है FIR की थी। आजम खान के ऊपर की थी और रिटायर्ड एक DSP के ऊपर की थी, और उसके साथ साथ एक जो ठेकेदार था उससे 3 उन्होंने FIR की थी। और उस FIR के 3 साल पहले जो है उसको 2016 में उनके ऊपर ये FIR की गई थी। जो डूंगरपुर जो मामला था, जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी उनको वहाँ पे उस पे जो है कब्जा करने की और वहाँ पे चोरी और मारपीट करने के लेकर के वहाँ पे FIR दाखिल की थी, उसको लेकर के 12 अगस्त को जो है वहाँ पे सुनवाई हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। और जो वादी थे उन्होंने अपने वादी के एडवोकेट ने वहाँ पे उसमें अपील रखी थी कि 3 साल बाद जो है FIR हुई है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो अपोज कर रहे थे उन्होंने, प्रतिवादी, उन्होंने कहा कि 3 साल हो लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वादी है उसका आपराधिक इतिहास है, इस वजह से उसको जो एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसको लेकर काफी लंबी जेरा हुई थी। उसके बाद जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने उसको जो है रिजर्व कर लिया था डिसीजन को, जिसको आज निर्णय आज दिया गया है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जो है वो आजम खान के फेवर में उनको जमानत जो है दे दी है, और वो जो है एक तरीके से बड़ी राहत जो के रूप में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो है वो आजम खान को मिली है। जी, निश्चित रूप से मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डूंगरपुर केस में राहत मिली है आजम खान को, हालांकि वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन डूंगरपुर मामले में जिसमें 10 साल की सजा मिली थी, उस मामले में जमानत आजम खान को मिली है। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मॉरिशस पीएम का अयोध्या आगमन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं मॉरिशस पीएम का अयोध्या आगमन। भारत और मॉरिशस के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम परिवार सहित भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 12 सितंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर राम गुलाम आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद 11 सितंबर को वाराणसी में ही उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। वार्ता में भारत और मॉरिशस के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा होगी। अयोध्या दौरे को लेकर जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री राम गुलाम के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। जनवरी 2024 में भव्य
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा अवसर रहेगा जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष स्तर का नेता अयोध्या दर्शन के लिए आ रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 5 सितंबर को रामलला के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में एक ही महीने में 2 शीर्ष विदेशी नेताओं का अयोध्या आना रामनगरी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। तो अयोध्या में बराबर भव्यता है और अभी तो 12 तारीख को मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी थोड़े दिन पहले भूटान के प्रधानमंत्री जी गए हैं यहाँ से, तो अयोध्या में बराबर भव्यता है और अभी तो 12 तारीख को मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी थोड़े दिन पहले भूटान के प्रधानमंत्री जी गए हैं यहाँ से, तो अयोध्या में बराबर भव्यता है और अभी तो 12 तारीख को मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी थोड़े दिन पहले भूटान के प्रधानमंत्री जी गए हैं यहाँ से, तो अयोध्या में बराबर भव्यता है। और अब हम बात करेंगे फिल्म जॉली LLB 3 का प्रमोशन। एक्टर अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ कानपुर के रेव 3 मॉल पहुंचे। अक्षय ने रेव मॉल में हजारों फैंस के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर है वो लॉन्च किया है। अक्षय को देखने के लिए फैंस वकील की ड्रेस में पहुंचे, जबकि अक्षय कुमार खुद कनपुरिया अंदाज में नजर आए। वह गले में बड़ा सा गमछा डाले हुए नजर आए। वहीं अरशद वारसी वकील की ड्रेस में फैंस के बीच पहुंचे। सौरभ शुक्ला फॉर्मल ड्रेस में नजर आए। अक्षय अरशद ने फैंस के बीच से सिनेमा हॉल में एंट्री की। फैंस के लव यू शोर को सुनकर अक्षय ने कहा कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। फिर अक्षय कुमार ने कानपुर के फेमस ठग्गू के लड्डू खुद अपने हाथों से फैंस को बांटे। करीब 5000 से ज्यादा फैंस कार्यक्रम में पहुंचे। कानपुर की लैंग्वेज भी थोड़ी सीखी, क्योंकि कुछ कनपुरिया लैंग्वेज जो है। चलिए शिवाजी बताइए, हम दोनों के साथ काम करके कैसा लगा? हम तीनों के साथ बहुत अच्छा लगा। जो गंभीरता से बात कहूंगा कि जो मजा अक्षय जी, अरशद जी और सौरभ के साथ काम करने में है, वो आपको लगता नहीं आप काम कर रहे हैं। हर दिन पूरी यूनिट 400-500 लोग सुबह सेट पे आते हैं। फिल्में बहुत सालों से आप सबकी देख रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये कि सर कानपुर की आपने बात करी उस फिल्म में, तो क्या आपने कानपुर की लैंग्वेज भी थोड़ी सीखी? क्योंकि कुछ कनपुरिया लैंग्वेज जो है वो अपने अलग टाइप में चटखारे देती है, तो सर कुछ शब्द आपने यहाँ से सीखे? देखिए थोड़े बहुत शब्द कानपुर से लिए हुए हैं। ये जो केस है ये दिल्ली में लड़ा जा रहा है और ये फिल्म जो है ये सारी हिंदुस्तान में रिलीज होगी, तो ऐसे ही ताकि लोग समझ सके उसके हिसाब से सुभाष साहब ने एक ये जो कथा है ये लिखी है। थैंक यू। ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लगा और मतलब अक्षय कुमार जी कानपुर आके उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया, तो हम कानपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा था और अक्षय कुमार जी आए तो ये तो सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए और हम लोगों ने उनको इतने अच्छे से देखा। मतलब रेव मॉल में वो आए, बहुत ही अच्छा लगा। उनकी एंट्री ही इतनी एनर्जेटिक थी कि हम सब एनर्जेटिक हो गए थे, तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई होप कि फिल्म भी बहुत ही अच्छी हो। कौन कौन था आज उनके साथ? सौरभ शुक्ला जी थे, डायरेक्टर साहब थे, प्रोड्यूसर थे एंड अक्षय कुमार हिमसेल्फ। तो जॉली LLB के बारे में क्या कुछ बताया उन्होंने? जॉली LLB का जो स्टोरी है, मुझे लगता है कानपुर और मेरठ की बहुत सारी बातें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सामने आए। तो उन्होंने कनपुरिया अंदाज में भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि कानपुरिया। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का